बारिश ना होने से फसलें खतरे में। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को तुरंत सर्वे का दिया निर्देश। किसानों की आय बढ़ाने और कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए पैक हाउस और टेस्टिंग लैब बनाने के आदेश। देहरादून में कांग्रेस महिला कार्यकर्ताओं ने एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर डालनवाला थाने में किया प्रदर्शन। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने शाम को प्रदर्शन की कमान संभाली। रुद्रप्रयाग में मकर संक्रांति पर शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। ओंकारेश्वर, तुंगनाथ, गुप्तकाशी और बसुकेदार सहित सभी मंदिरों में जल अभिषेक। प्रदेश में बीएलए नियुक्ति को लेकर सियासत गरमाई। प्रदेश में बीएलए नियुक्ति को लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जंपेंद्र सिंह ने विपक्ष के आरोपों को बेबुनियाद बताया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह और शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की कुछ खास खबरों के साथ। उत्तराखंड के खटीमा में मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर लोगों के लिए एक बड़ी सुविधा शुरू हो गई है। जी हां, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा नगर की सितारगंज रोड पर नए महाराणा प्रताप हाईटेक रोडवेज बस स्टेशन का उद्घाटन किया है। ये बस स्टेशन आपको बता दें 2.5 बीघा जमीन पर बना हुआ है और इसे बनाने में करीब 11 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। उद्घाटन समारोह में बता दें मुख्यमंत्री ने पूरी विधि विधान से पूजा पाठ कर इसे शुभारंभ किया है। इसका साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा है कि ये नया हाईटेक बस स्टेशन सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस है। न सिर्फ खटीमा के लोगों बल्कि आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों के लिए भी ये बहुत उपयोगी साबित होगा। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को हर तरह की सुविधा मिल सके। इसके लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है और ये प्रक्रिया आगे भी ऐसे ही जारी रहेगी। बता दें, इस बस स्टेशन के बनने से यात्रियों को बेहतर इंतजाम, आरामदायक बैठने की जगह, शौचालय और साफ सुथरी सुविधाएं भी मिलेंगी। इसके साथ ही ये बस स्टेशन खटीमा और आसपास के इलाकों के विकास में भी मदद करेगा। मुख्यमंत्री ने जनता से अपील की है कि वे बस स्टेशन का सही इस्तेमाल करें और इसे साफ सुथरा भी रखें, तो खटीमा के यात्रियों के लिए अब सफर और भी आसान और आरामदायक होगा। मुख्यमंत्री धामी का ये कदम इलाके के विकास और लोगों की सुविधा की दिशा में एक अहम पहल मानी जा रही है। हाईटेक बस स्टैंड का आज लोकार्पण हुआ है और इसके लोकार्पण होने से यात्रियों को बहुत सुविधा मिलेगी और जो बसें हमारे शहर के अंदर से आती थी उनको भी यहाँ पर एक अच्छा स्थान मिल जाएगा। यात्रियों को भी बड़ी सुविधा होगी। लंबे समय से इसकी प्रतीक्षा थी और ये शुरू होने से केवल खटीमा के आसपास के क्षेत्र के लोगों को अच्छा साधन मिलेगा, अच्छी सुविधा होगी और रोजगार के क्षेत्र में भी लोगों को, पर्यटन के क्षेत्र में भी और विकास के क्षेत्र में सभी क्षेत्रों में अच्छा होगा। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से अच्छा होगा। धन्यवाद। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। प्रदेश में बारिश ना होने से किसानों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। इसी को लेकर आज कृषि मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून स्थित अपने कैंप कार्यालय में एक अहम बैठक की है। बता दें, बैठक में कृषि और उद्यान विभाग के अधिकारी मौजूद भी रहे। कृषि मंत्री ने अधिकारियों से प्रदेश में बारिश न होने के कारण फसलों को हो रहे नुकसान की भी समीक्षा की है और तुरंत सर्वे कर नुकसान का पूरा आंकलन करने के निर्देश भी दे दिए हैं। मंत्री ने साफ कहा है कि सर्वे में देरी नहीं होनी चाहिए और जल्द से जल्द रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाए ताकि किसानों को समय पर मदद भी मिल सके। बता दें, बैठक में कृषि मंत्री ने किसानों की आय बढ़ाने पर भी खास जोर दिया है। उन्होंने कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इंटीग्रेटेड पैक हाउस बनाने और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार टेस्टिंग लैब स्थापित करने के भी निर्देश दिए हैं। मंत्री ने अधिकारियों से यह भी कहा है कि इससे जुड़ी कागजी कार्रवाई जल्द पूरी कर काम शुरू किया जाए। इसके साथ ही मंत्री जोशी ने प्रदेश की 93 राजकीय उद्यानों को फिर से सक्रिय करने पर भी ध्यान देने को कहा है। उन्होंने कहा है कि इन उद्यानों को आय से जोड़ने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं ताकि किसानों और स्थानीय लोगों को लाभ इसका मिल सके।
मंत्री ने जायका परियोजना, कीवी मिशन, एप्पल मिशन और आपको बता दें ड्रैगन फ्रूट मिशन के लिए भी साफ और प्रभावी योजना बनाकर काम करने के निर्देश दे दिए हैं। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को सही तरीके से लागू करने पर भी जोर दिया है। क्षेत्र पंचायत की पहली मीटिंग थी। पहली जो मीटिंग थी हमने वो निरस्त कर दी थी क्योंकि उस टाइम पे कोई अधिकारी नहीं आया था और आज सारे अधिकारी पहुंचे भी थे। तो आज हमें जल संस्थान की थी बहुत सारी, जहाँ पे पानी की लाइन बिछी हुई है, वो समस्याएं थी और पीडब्ल्यूडी भी थी समस्या। और क्या कहते हैं, हमने अधिकारी को बोल रखा है कि आप जब कोई जनप्रतिनिधि आपको कॉल करता है तो आप उसका रिस्पांस दें। और बहुत से अधिकारी लोग हैं जो कॉल रिसीव नहीं करते हैं, जिससे जनता आक्रोश में आ जाती है। तो हमने उनको सख्त आदेश दिया है कि जब भी कोई आपको जनप्रतिनिधि कॉल करे तो आप उनका फोन उठा के उनसे वार्ता। देहरादून में आज राजनीतिक माहौल उस वक्त गर्मा गया जब महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष, आपको बता दें ज्योति रौतेला के नेतृत्व में कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने डालनवाला थाने में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का मकसद गिरधारी लाल साहू के खिलाफ प्राथमिक दर्ज कराना और उनकी मांग करना था। दिन के समय आपको बता दें शुरू हुए इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ताएं शामिल हुई, लेकिन शाम होते होते इस पूरे आंदोलन की कमान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने संभाल ली। हरीश रावत डालनवाला थाने पहुंचे और पुलिस पर एफआईआर दर्ज करने का दबाव बनाते नजर भी आए। इस घटनाक्रम के बाद भाजपा की ओर से कांग्रेस पर तीखा पलटवार भी किया गया है। बता दें धर्मपुर से भाजपा विधायक विनोद चमोली ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर सीधा हमला बोला है। विनोद चमोली ने यह भी कहा है कि हरीश रावत पर टिप्पणी करना भी व्यर्थ है क्योंकि वे हमेशा बेहद निचले स्तर पर उतर जाते हैं और अपने पद और गरिमा का ध्यान भी नहीं रखते। विधायक विनोद चमोली ने यह भी कहा कि अगर हरीश रावत सिर्फ पुलिस को निर्देश ही दे देते तो शायद काम उनका हो जाता, लेकिन उन्हें सुर्खियों में बने रहना पसंद है। इसी वजह से वह इस तरह के प्रदर्शन में खुद शामिल होते नजर आते रहते हैं। साथ ही अब बता दें भाजपा विधायक ने आगे ये भी कहा है कि हरीश रावत सुर्खियों में बने रहने के लिए जो लगातार कोशिश करते रहते हैं, चाहे वो नाले में बैठना हो या सड़क पर धरना देना हो, वह हर तरीका अपनाते हैं। भाजपा ने कांग्रेस के इस प्रदर्शन को पूरी तरह राजनीति से प्रेरित भी बताया है। कुल मिलाकर डालनवाला थाने में हुआ यह प्रदर्शन अब कानून से ज्यादा राजनीति का मुद्दा बनता नजर आ रहा है, जहां कांग्रेस और भाजपा आमने सामने दिखाई दे रही हैं। अब रावत जी के ऊपर कितना कमेंट करेंगे, पूरा आप सोशल मीडिया भरा पड़ा है कि रावत जी बहुत निचले स्तर पर उतर जाते हैं कई बार और अपने पद और कद का भी ख्याल नहीं रखते हैं। अरे उनका काम तो अगर वो ऐसे भी निर्देश कर लेंगे तो वैसे भी हो जाएगा, लेकिन जब उनके खिलाफ कुछ मीम चले तो वो थाने पहुंच गए, बीजेपी कार्यालय आने लग गए, तो उनको सुर्खियों में बने रहना है। उनकी हालत तो इतनी खराब हो गई है कि सुर्खियों में बने रहने के लिए नारे खाने कहीं बैठने को तैयार है। ये उनकी समस्या है, मैं उसमें क्या कर सकता हूँ, लेकिन उचित। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर रुद्रप्रयाग जिले में आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला है। सुबह होते ही बता दें भगवान शिव के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। भगवान केदारनाथ के शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर सहित जिले के सभी प्रमुख शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ भी रही है। बता दें ब्रह्मा बेला से ही शिव भक्त मंदिरों में पूजा अर्चना करते हुए नजर आए और जल अभिषेक के लिए वहां पहुंचने लगे। श्रद्धालुओं की आवाजाही से मुख्य बाजारों में भी रौनक देखने को मिली। हर ओर हर हर महादेव के जयकारे गूंजते नजर आए। ओंकारेश्वर मंदिर के अलावा आपको बता दें रुच्च महादेव, कार्तिक स्वामी, तुंगनाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, गुप्ता काशी, बसूका द्वार और शिव पार्वती विवाह स्थल त्रियुगी नारायण में भी सैकड़ों श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। भक्तों ने भगवान शिव का जल अभिषेक कर देश और दुनिया की सुख समृद्धि की कामना भी की है। श्रद्धालु दूर दराज के इलाकों से भी मकर संक्रांति के अवसर पर शिवालयों में पहुंचे हैं। साथ ही मंदिर परिसरों में सुबह से ही लेकर दिन भर पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठान होते रहे। बता दें स्थानीय लोगों ने भी श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्थाओं में सहयोग किया। मकर संक्रांति के इस पावन अवसर पर रुद्रप्रयाग पूरी तरह भक्ति के रंग में रंगा नजर आया। श्रद्धालुओं का यह भी मानना था कि इस दिन शिव दर्शन और जल अभिषेक करने से विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है।
चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। प्रदेश में चल रही विशेष गहन संशोधन प्रक्रिया यानी आपको बता दें एसआईआर को लेकर सियासत अब तेज हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से सभी राजनीतिक दलों से बूथ लेवल एजेंट यानी आपको बता दें बीएलए की नियुक्ति पर जोर दिया गया था। इसके लिए सभी दलों के साथ बैठक भी की गई। हालांकि एक महीने से ज्यादा समय बीतने के बाद भी प्रदेश के 11,733 बूथों में से करीब आपको बता दें 8,700 बूथों पर ही बीएलए नियुक्त हो पाए हैं। जब इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने जवाब मांगा तो राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते नजर भी आए हैं। इस पूरे मामले पर अब भाजपा की ओर से सफाई दी गई है। बता दें भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने विपक्षी आरोपों को पूरी तरह बेबुनियादी बताया। जी हां, उन्होंने कहा है कि भाजपा के पास बड़ी संख्या में ऐसे कार्यकर्ता हैं जो बीएलए के रूप में काम कर रहे हैं। कुंवर जपेंद्र सिंह का यह भी साफ कहना था कि करीब 80% बीएलए की नियुक्ति हो जाना ये दिखाता है कि भाजपा अपने दायित्व को गंभीरता से निभा भी रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता हर क्षेत्र में जाकर न सिर्फ जरूरी डाटा इकट्ठा कर रहे हैं बल्कि आम लोगों को भी इस प्रक्रिया से जोड़ रहे हैं। साथ ही बता दें भाजपा प्रवक्ता ने यह भी साफ किया है कि पार्टी के कार्यकर्ता लगातार मेहनत करते नजर भी आ रहे हैं ताकि बीएलए की संख्या और बढ़ाई जा सके और चुनाव से जुड़ी प्रक्रिया समय पर पूरी हो सके। भारतीय जनता पार्टी के पास पूरी तरह से बीएलए नियुक्त करने के लिए पूरी कार्यकर्ता हैं और 80% से ज्यादा बीएलए नियुक्त भी हो चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस का ये आरोप निराधार है और बीएलए अपने कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं और पूरे क्षेत्र का डाटा भी जिस तरह से कलेक्ट हो रहा है और जनता के बीच में इसका एक अच्छा संदेश जा रहा है, जनता भी जुड़ रही है और आंकड़ों को बढ़ाने की। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। देहरादून में खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम आज देखने को मिला है। बता दें सांसद चैंपियनशिप ट्रॉफी का भव्य शुभारंभ किया गया है जिसमें खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह नजर भी आया। कार्यक्रम का उद्घाटन राज्यसभा सांसद आपको बता दें नरेश बंसल ने दीप प्रज्वलित कर किया है। इस मौके पर बड़ी संख्या में खिलाड़ी, कोच और स्थानीय लोग वहां पर मौजूद भी रहे। उद्घाटन के बाद मैदान में खेल का जोश और उत्साह साफ दिखाई दिया। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने यह भी कहा कि आज प्रदेश खेलों के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है। सरकार खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं और मंच देने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि खेल सिर्फ शरीर को स्वस्थ नहीं रखते बल्कि अनुशासन, टीम भावना और नेतृत्व की क्षमता भी विकसित करते हैं। सांसद चैंपियनशिप ट्रॉफी के तहत अलग अलग खेल प्रतिभागिताओं का आयोजन भी किया जा रहा है। इसमें आपको बता दें जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों से चुने गए खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। खिलाड़ी पूरे दमखम के साथ मैदान में उतर रहे हैं और जीत के लिए कड़ी मेहनत भी करते नजर आ रहे हैं। इस प्रतियोगिता की खास बात यह भी है कि यहां से जीतने वाले खिलाड़ी आगे चलकर मुख्यमंत्री चैंपियन ट्रॉफी में जिले का प्रतिनिधित्व भी करेंगे। यही वजह है कि खिलाड़ियों में खासा जोश और प्रतिस्पर्धा देखने को भी मिल रही है। एक बड़ा परिवर्तन पिछले 10-12 वर्षों में आपने देखा होगा जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं। हर क्षेत्र में विकास हो, खेलों में भी हमारे प्रतिभाएं निखर करके आए। तो पहले खेलो इंडिया, फिट इंडिया ये सब चला और उसको आगे बढ़ाते हुए खेल प्रतियोगिताएं, सांसदों की खेल प्रतियोगिताएं हुई। पिछले महीने ही हमने अपनी न्याय पंचायत, ब्लॉक, फिर जिले के आधार पर, संसद सदस्य क्षेत्र के आधार पर प्रतियोगिताएं कराई। और जब से आप देख रहे होंगे तो जितने भी हमारे नेशनल इंटरनेशनल गेम होते हैं सब में हमारे उत्तराखंड में इन दिनों शीतकालीन चारधाम यात्रा श्रद्धा और आस्था के साथ जारी है। बड़ी संख्या में बता दें श्रद्धालु शीतकालीन प्रवास स्थलों पर पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। वहीं अब सरकार और प्रशासन की नजर आने वाली मुख्य चारधाम यात्रा पर भी है जो अप्रैल और मई महीने में कपाट खुलने के साथ शुरू होगी। बता दें चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां लगातार की जा रही हैं। यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर सभी विभागों को निर्देश भी दे दिए गए हैं ताकि इस बार यात्रा और भी बेहतर तरीके से संचालित की जा सके। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने यह भी बताया है कि चारधाम यात्रा में देश ही नहीं
बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंचते हैं। ऐसे में सरकार की प्राथमिकता है कि हर यात्री को सुरक्षित और सहज यात्रा का अनुभव मिले। बता दें, मंत्री सौरभ बहुगुणा ने यह भी कहा है कि पिछले साल मौसम की चुनौतियों के बावजूद चारधाम यात्रा सफलतापूर्वक चली थी और रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे। इसी अनुभव के आधार पर इस बार पहले से बेहतर तैयारियां की जा रही हैं। उन्होंने साफ कहा कि सड़क, स्वास्थ्य, पेयजल, बिजली और सुरक्षा से जुड़ी व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें, यात्रियों की सुविधा के लिए जरूरी इंतजाम समय रहते पूरे किए जा रहे हैं। मंत्री ने देश विदेश के श्रद्धालुओं से चारधाम यात्रा में आने की अपील भी की है और भरोसा भी दिलाया है कि सरकार यात्रियों की सुविधा के लिए हर संभव प्रयास करेगी। लगातार हमारी देखिए अभी यात्रा संपन्न हुई है, अच्छी यात्रा चली है। बहुत ख़राब मौसम के बाद आपको पता है बहुत टाइम ऐसा रहा जिसमें कि यात्रा बाधित रही आपदाओं के चक्कर में, लेकिन उसके बाद भी मैं धन्यवाद करूंगा समस्त अधिकारियों का, सारी एजेंसीज़ का, कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है वहाँ पे लोगों की व्यवस्था करने में, सुगम यात्रा बनाने के लिए। उसी के साथ साथ बहुत ज़्यादा वहाँ पे जनहानि ना हो, ये भी हमारी प्राथमिकता थी। हमारे जानवर जो जानवर वहाँ पे घोड़े खच्चर लगे रहते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार ना हो, उनकी जान ना जाए, उसके लिए बहुत मेहनत करी सारे अधिकारियों ने, सारे विभागों ने। उनको धन्यवाद देता हूँ। और लगातार हमारी कोशिश यही है, क्योंकि अब तो शीतकालीन यात्रा भी चलनी है, तो हमारी डीएम से और हमारे जिले प्रशासन से लगातार मीटिंगें हो रही हैं और उम्मीद यही है कि जो आने वाली यात्रा होगी। वेटरन्स दिवस के मौके पर देहरादून स्थित चीड़ बाग शौर्य स्थल आज देशभक्ति, सम्मान और संकल्प का गवाह बना है। उत्तराखंड के अलग अलग जिलों से आए भारतीय सेना के वेटरन्स, वीर नारियां और आपको बता दें उनके परिवार इस विशेष अवसर पर एकत्र हुए हैं। पूरे परिसर में राष्ट्रभक्ति और सम्मान का भाव साफ झलक रहा था। बता दें, कार्यक्रम की शुरुआत शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर उन वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि देने से हुई है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इस दौरान माहौल भावुक हो गया और हर किसी ने शहीदों के बलिदान को नमन भी किया है। बता दें, इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के राज्यपाल और पूर्व सेना अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह की मौजूदगी ने आयोजन को और भी खास बना दिया। राज्यपाल ने अपने संबोधन में ये साफ कहा कि शहीदों का त्याग और समर्पण ही भारत की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा कि देश की विकास और बदलाव में सैनिकों और उनके परिवारों की भूमिका को कभी भुलाया नहीं जा सकता। राज्यपाल ने वेटरन्स और वीर नारियों को राष्ट्र की अमूल्य धरोहर बताते हुए ये भी कहा कि उनका साहस और सेवा आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है। कार्यक्रम के दौरान वेटरन्स और वीर नारियों ने अपने अनुभव साझा भी किए और इस बात पर चर्चा भी की है कि 2047 तक भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र कैसे बनाया जाए। इस अवसर पर आपको बता दें, वीर नारियों को विशेष सम्मान दिया गया और उनके धैर्य, त्याग और राष्ट्रभक्ति को समाज की सबसे बड़ी शक्ति बताया गया है। उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाने की दिशा में एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। राज्य के 25वें स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाने की बात भी कही थी। अब इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए देहरादून पहुंचे गीता मनीषी ज्ञानानंद महाराज ने भी इस दिशा में बड़ा संदेश दिया है। बता दें, ज्ञानानंद महाराज का ये साफ कहना है कि उत्तराखंड सिर्फ पर्यटन का नहीं बल्कि अध्यात्म का भी एक बहुत बड़ा केंद्र है। यहाँ हर साल लाखों लोग तीर्थटन और पर्यटन के लिए आते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच अंतर को समझना बहुत जरूरी भी है। उन्होंने कहा कि पर्यटन केवल घूमने तक सीमित नहीं है, जबकि तीर्थटन मन और आत्मा को जोड़ने का एक माध्यम भी है। महाराज ने यह भी आगे कहा कि अब देश की शीर्ष नेतृत्व भी इस अंतर को समझने लगा है। ऐसे में राज्य सरकार की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। उन्होंने साफ किया कि पर्यटन स्थलों का विकास जरूरी है, लेकिन उन स्थलों से जुड़े अध्यात्म को भी उतना ही मजबूती से आगे बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि उत्तराखंड की पहचान उसके मंदिरों, आश्रमों, योग और ध्यान की परंपरा से जुड़ी हुई है। यदि इन मूल्यों को सही तरीके से सामने लाया जाए तो उत्तराखंड पूरी दुनिया के लिए आध्यात्म का केंद्र बन सकता है। हमने भी बताया ना कि कोई भी चीज है उसको जब तक अग्रणी लोग नहीं स्वीकारेंगे
नहीं आह्वान करेंगे। अब एक समय आया है, देखो रोज हम देखते हैं इन दिनों कहीं कोहरा आ जाता है, कहीं बादल आ जाते हैं, सूर्य का प्रकाश ढक जाता है, फिर हवाएं चलती हैं, बादल छटते हैं, फिर प्रकाश होता है। तो हमें लगता है ये समय ऐसा है कि जब हमारे अध्यात्म, हमारी संस्कृति पर आया हुआ कुहासा छटने लगा है। अब देश का जब शीर्षस्थ व्यक्ति यहाँ आकर ये कहता है कि उत्तराखंड विश्व की राजधानी बने अध्यात्म की, तो इसका मतलब वह सोच अब ऊपर से नीचे तक बढ़ रही है। और जब ये सोच आगे बढ़ेगी तो निश्चित है लोग समझने लगेंगे कि अध्यात्म बिल्कुल। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। देहरादून जनपद के विकासनगर क्षेत्र में यातायात नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। बता दें, कोतवाली विकासनगर क्षेत्र के अंतर्गत डाक पत्थर पुलिस ने ओवरलोड, बिना हेलमेट और नियमों के खिलाफ वाहन चलाने वालों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है और अभियान भी चलाया है। इस अभियान के दौरान आपको बता दें, पुलिस ने नियमों का उल्लंघन कर रहे कई वाहन चालकों को रोका और उनके वाहनों की जांच भी की है। कार्रवाई में कुल 5 वाहनों को सीज किया गया है, जबकि करीब 20 वाहन चालकों के चालान काटे भी गए हैं। इनमें सबसे ज्यादा मामले बिना हेलमेट और ओवरलोड वाहनों के सामने आए। पुलिस अधिकारियों ने यह भी बताया कि सड़क हादसों को रोकने और लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह अभियान चलाया गया है। उन्होंने कहा है कि बिना हेलमेट 2 पहिया वाहन चलाना और ओवरलोड वाहन चलाना न सिर्फ नियमों के खिलाफ है, बल्कि जान के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। डाक पत्थर पुलिस ने साफ शब्दों में यह भी कहा कि जो भी वाहन चालक यातायात नियमों का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का यह भी कहना है कि यह अभियान किसी को परेशान करने के लिए नहीं था, बल्कि लोगों की जान बचाने के लिए है। पुलिस ने वाहन चालकों से यह भी अपील की है कि वह हेलमेट जरूर पहने, वाहन में तय सीमा से अधिक सवारी या सामान ना लादें और सभी यातायात नियमों का पालन करें। उत्तराखंड में राशन कार्ड की ई-केवाईसी को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। बता दें, प्रदेश की खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने यह भी बताया है कि राज्य में करीब 80% राशन कार्ड धारकों ने अपनी ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी कर ली है। यह सरकार के लिए एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने यह भी कहा कि जो लोग किसी कारण से ई-केवाईसी नहीं करा पाए हैं, उनके मामलों की अलग से जांच की जाएगी। उन्होंने साफ किया कि गंभीर बीमारी, दिव्यांगता या तकनीकी दिक्कतों की वजह से जिन लाभार्थियों की ई-केवाईसी नहीं हो सकी है, उन्हें राहत दी गई है। मंत्री ने यह भी भरोसा दिलाया है कि यदि कोई पात्र व्यक्ति किसी वजह से इस प्रक्रिया से बाहर रह जाता है, तो राज्य सरकार भारत सरकार से विशेष अनुरोध करेगी, ताकि ऐसे लोगों को राशन का लाभ भी मिलता रहे। सरकार ने ई-केवाईसी की समय सीमा को लोगों की मांग पर 2 बार बढ़ाया था। इसकी अंतिम तिथि आपको बता दें 31 दिसंबर 2025 रखी गई थी। इस दौरान सरकार की ओर से लगातार जागरूकता अभियान भी चलाए गए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस प्रक्रिया को पूरा कर सकें। रेखा आर्या ने यह भी बताया कि ई-केवाईसी का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राशन कार्ड का लाभ सिर्फ सही और जरूरतमंद लोगों तक ही पहुंचे। इससे फर्जी कार्ड और गलत लाभ पर भी रोक लग सकेगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून ने पुलिस कार्यालय में जनपद के सभी राजपत्रित अधिकारियों और थाना प्रभारियों के साथ मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया है। इस बैठक में वर्ष 2025 में हुए अपराधों की सर्किलवार समीक्षा की गई है और उनके अनावरण की स्थिति पर विस्तार से चर्चाएं भी हुई हैं। बता दें, एसएसपी ने निर्देश भी दिए कि 107 बीएनएसएस के तहत आपराधिक गतिविधियों में शामिल अभियुक्तों की अवैध संपत्तियों की कुर्की और जब्ती की कार्रवाई तेज की जाए। बैठक में आपको बता दें, नकबजनी, चेन स्नैचिंग, चोरी, वाहन चोरी, एनडीपीएस, गैंगस्टर और गुंडा एक्ट के तहत की गई कार्रवाइयों की समीक्षाएं भी की गई हैं। इसके अलावा यातायात नियमों के उल्लंघन पर भी चर्चा हुई है।
वर्ष 2025 में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई 2024 की तुलना में 1.5 गुना बढ़ी है, जबकि ओवर स्पीड के मामलों में 400% तक वृद्धि दर्ज की गई है। एसएसपी ने बेहतर प्रदर्शन करने वाले, आपको बता दें, थानों की सराहना करते हुए सभी अधिकारियों को लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण के निर्देश भी दे दिए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि हर थाने और सर्किल को अपराध की रोकथाम और नियंत्रण में और अधिक सक्रिय भूमिका निभानी होगी। इस मासिक गोष्ठी से न केवल अपराध नियंत्रण में सुधार की दिशा मिली है, बल्कि आपको बता दें, पुलिस विभाग को आगामी महीनों के लिए भी स्पष्ट दिशा और रणनीति मिल गई है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। चमोली से बड़ी खबर आ रही है। बता दें, जिले के नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क की फूलों की घाटी रेंज में अचानक आग लगी है। इसे बुझाने के लिए जिला प्रशासन के सक्रिय कदम भी उठाए गए हैं। जिलाधिकारी गौरव कुमार ने यह भी बताया है कि आग की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए प्रभावित क्षेत्र की निगरानी की जा रही है। इसके लिए आपको बता दें, शासन की ओर से हेलीकॉप्टर से इलाके की रेकी भी की गई है, ताकि आग के फैलाव और गंभीरता का सही आकलन किया जा सके। जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि आवश्यकता पड़ने पर हेलीकॉप्टर से पानी डालकर अग्निशमन भी किया जाएगा। साथ ही स्थानीय अधिकारियों और वन विभाग की टीम लगातार इलाके में सक्रिय भी है और आग को रोकने के लिए सभी संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है। वन विभागों ने आगे प्रभावित क्षेत्रों के आसपास लोगों और वन्य जीवों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने को भी कहा है। साथ ही प्रशासन ने यह भी अपील की है कि कोई भी व्यक्ति पार्क के पास आग या धुआं उत्पन्न ना करे और अधिकारियों के निर्देशों का पालन भी सब लोग करते रहें। प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता के लिए मशहूर फूलों की घाटी में ये आग चिंता का अब एक विषय बन गई है, लेकिन प्रशासन और वन विभाग की त्वरित कार्रवाई से उम्मीद है कि इसे जल्द ही नियंत्रित किया जाएगा। ये अभी जो प्राप्त वस्तु स्थिति है उसके अनुसार फूलों की घाटी के सामने वाले पर्वत क्षेत्र में वनाग्नि की घटना है और सैटेलाइट इमेज से प्राप्त सूचना के अनुसार लगभग 10 से 15 हेक्टेयर क्षेत्र है जो प्रभावित है। अभी इसकी रेकी हेलीकॉप्टर के द्वारा की जा रही है और आवश्यकता पड़ने पर अग्निशमन के लिए हेलीकॉप्टर। अल्मोड़ा से अगली खबर आ रही है। बता दें, जिले के अस्पताल में हुए एक विवाद के बाद कर्मचारी आक्रोशित हो गए हैं। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले एक बाहरी व्यक्ति के साथ कर्मचारियों का विवाद हुआ था। इस प्रकरण में आरोपी के खिलाफ अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इसी को लेकर आज जिला अस्पताल के कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया है। कर्मचारियों ने स्पष्ट किया है कि वे 3 दिन तक लगातार काली पट्टी पहनकर प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने चेतावनी दे डाली है कि यदि आरोपित पर कार्रवाई नहीं की गई तो वह उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। कर्मचारियों का साफ कहना है कि अस्पताल में सुरक्षा और कर्मचारियों का सम्मान सुनिश्चित होना चाहिए। इसके साथ ही वह ये भी मांग कर रहे हैं कि आरोपित के खिलाफ न्यायिक कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में ऐसे मामले दोबारा ना हो सके। बता दें, इस प्रदर्शन में अस्पताल के कई डॉक्टर, नर्स और अन्य कर्मचारी भी शामिल रहे हैं। उन्होंने अपनी मांगों को लेकर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को अवगत भी कराया है। साथ ही प्रशासन की ओर से फिलहाल मामले की जांच की जा रही है और कार्रवाई के लिए दिशा निर्देश तैयार किए जा रहे हैं। कर्मचारी आशा कर रहे हैं कि उनकी आवाज सुनी जाएगी और मामले में जल्द न्याय भी किया जाएगा। ये दिनांक हमारे 8 तारीख को नरेंद्र बिस्ट्री जो कि कोशी मटेला के हैं अस्पताल में घुसे और हमारे पंजीकरण कक्ष के बाहर से जो हमारा यूजर चार्जर का बोर्ड लगा हुआ है उस पर फोटोग्राफी करने लगे बिना किसी परमिशन के। और जब उनको मना किया गया तो वो गाली गलौज पे उतर आए कि तुम्हारे बाप का हॉस्पिटल नहीं है। तो उस पर कर्मचारी सभी लोग वहां पर एकत्रित हुए और उनसे ये चीज के लिए मना किया और उनसे कहा कि आप यहाँ से चले जाइए। तो उसके बावजूद उन्होंने कर्मचारियों के ऊपर गाली गलौज करना शुरू कर दिया। मैं देख लूंगा और क्या कहते हैं वीडियोग्राफी को सोशल मीडिया में डालूंगा और अनेक प्रकार की उन्होंने कर्मचारियों को धमकाने की कोशिश की, जो कि वो आए दिन करते आ रहे हैं। पहले उन्होंने बेस में भी ऐसा कार्यक्रम किया था और उसके बाद उन्होंने जिला अस्पताल का रुख किया बिना किसी परमिशन के। और उनके द्वारा
ये भी नाम लिया गया कि मैं डीएम का प्रतिनिधि हूँ, डीएम साहब ने मुझे औचक निरीक्षण के लिए यहाँ भेजा गया है। तो हमने इसकी गहराई पे गए, हमने पता किया तो डीएम साहब ने कहा कि मैंने तो किसी को नहीं भेज रखा है। अभी हम लोग काला फीता बांध के हम लोग काम कर रहे हैं, है ना, और हमारी मांगे पूरी ना होने पर फिर हम संपूर्ण कार्य बहिष्कार पे जाएंगे। हम चाहते हैं कि नरेंद्र सिंह बिष्ट की तत्काल उसकी जिन धाराओं में उसको एफआईआर हुई उसके तहत उस पर कार्रवाई हो, उसको अरेस्ट किया जाए और आगे कार्रवाई हो। तथा हम ये भी चाहेंगे कि आगे से जब भी ऐसी कोई तत्व है वो अस्पताल में आके इस तरीके से अराजकता ना फैलाएं। आपको अगर कोई परेशानी कोई किसी भी समय का कोई भी आपका प्रश्न है तो आप उसको एक थ्रू प्रॉपर चैनल है, आप उसको हमारे कार्यालय में आके उसको आप पूछ सकते हैं। बट किसी भी कर्मचारी को लेके या किसी भी कर्मचारी से किसी भी इस संबंध में पूछना वो या उसको परेशान करना या सरकारी काम में बाधा डालना ये गलत बात है। आप आइए, हमारे कार्यालय में आइए, जो भी आपको परेशानी है वहां पे आप पूछिए, उसी के हिसाब। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ टीवी इंडिया। नमस्कार।